हेलो बच्चों, तो आज है हमारा रिवीजन का डे 6। आई होप आपको पिछली 5 वीडियोस पसंद आई होंगी। शुरुआत में मैंने आसान कहानियाँ चुनी हैं, आसान चैप्टर चुने हैं ताकि पढ़ने में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए, रिवीजन आपको थोड़ी सी आसान लगे, क्योंकि आगे 1-1.5 महीना जो है आपको इसी तरीके से पूरा सिलेबस, पेपर, प्रैक्टिकल्स इन्हीं सब में बिजी रहना है। तो आज का हमारा टॉपिक है ढेले चुन लो। राइटर हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। आपके चैप्टर का नाम है वैसे तो सुमरिनी के मन के, और उसके अंतर्गत आपको ये 3 अलग अलग निबंध दिए गए हैं। हालांकि बालक बच गया तो बिल्कुल कहानी ही है। लेखक की अगर भाषा की बात करें तो बिल्कुल सरल हिंदी है और बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। घड़ी के पुर्जे वाली भाषा थोड़ी सी अलग है, लेकिन जो बाकी 2 निबंध बचे हैं उन दोनों की भाषा हम सरल हिंदी लिखेंगे और बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग है। मुहावरों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इतनी सरल भाषा होते हुए भी बहुत गंभीर समस्याओं को उठाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर ढेले चुन लो। राइटर का नाम जैसा मैंने बताया पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इस निबंध के केंद्रीय भाव की अगर हम बात करें कि किस टॉपिक को लेकर के ये निबंध लिखा गया है, तो उसे हम कह सकते हैं जीवन साथी का चुनाव। लेखक ने बहुत सारे ग्रंथों के संदर्भ दिए हैं और बताया है कि वैदिक काल में हिंदू समाज में विवाह के लिए और जीवन साथी के चुनाव के लिए किस प्रकार के रीति रिवाज थे, किस प्रकार के नियम थे, लोग जीवन साथी का चुनाव कैसे करते थे, किसको अधिकार मिला हुआ था, ये सारी बातें इसमें डिस्कस की गई हैं। लेखक ने कुछ उदाहरण दिए हैं, उपन्यासों के उदाहरण दिए हैं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि पुराने समय में राज परिवार की लड़कियों को अधिकार मिला हुआ था अपना वर खुद चुनने का। यानी राजघराने की जो लड़कियां होती थी, राजकुमारियां होती थी, उनके लिए ये व्यवस्था थी, उनको ये अधिकार दिया गया था कि वो अपने वर का चुनाव स्वयं कर सकती हैं। हमारे समाज में इस व्यवस्था को स्वयंवर कहा जाता था, यानी अपने वर का चुनाव खुद करना। उसके लिए कई क्राइटेरिया डिसाइड कर दिए जाते थे। स्वयंवर हो रहा है तो कोई कंपटीशन रख दिया जाता था, किसी योग्यता की जांच करने के लिए, किसी शारीरिक क्षमता की जांच करने के लिए, किसी गुण की जांच करने के लिए। तो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन कर दिया जाता था कि लड़की को जैसा वर चाहिए, कि योद्धा चाहिए, उसे बुद्धिमान चाहिए, जिस भी गुण की इच्छा उसको होती थी, तो उसी प्रकार की एक प्रतियोगिता रख दी जाती थी और उस हिसाब से वो वर का चयन करते थे। इसी स्वयंवर वाली व्यवस्था को और अच्छे से समझाने के लिए लेखक ने एक उदाहरण दिया है शेक्सपियर का। शेक्सपियर जो है अंग्रेजी भाषा के बहुत बड़े नाटककार हैं। तो लेखक ने एक उदाहरण लिया है शेक्सपियर के एक नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस का। ये उनके एक नाटक का नाम है मर्चेंट ऑफ वेनिस, और इसमें जो मेन हीरोइन है उसका नाम है पोर्शिया। तो लेखक ने केवल इसका उदाहरण लिया है। उसके बाद लेखक बताता है कि शेक्सपियर के इस नाटक का भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनुवाद किया। दुर्लभ बंधु के नाम से इस नाटक का अनुवाद किया गया। पोर्शिया जो था हीरोइन का नाम, तो लेखक ने पोर्शिया को पुरश्री नाम से इसमें अनुवादित किया है। नाटक में पुरश्री का स्वयंवर होना डिसाइड होता है और उस स्वयंवर के लिए क्या शर्त रखी जाती है या किस तरीके का कंपटीशन रखा जाता है। स्वयंवर के लिए 3 पेटियों की व्यवस्था की जाती है। तीनों पेटियां अलग अलग धातु की बनी हुई थी। पहली पेटी सोने की बनी हुई थी, दूसरी पेटी चांदी की बनी हुई थी और तीसरी पेटी जो है लोहे की बनी हुई थी। तो उन्हें पुरुश्री के लिए एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो केवल उससे सच्चा प्रेम करे, उसकी धन दौलत से या उसकी राज्य और संपत्ति से प्रेम ना करता हो या उसके मन में उन चीज़ों का लालच ना हो। तो इसलिए इन 3 पेटियों को रखा गया। तो पहली पेटी जो कि सोने की थी, सोने को जिसने चुना वो अकड़बाज साबित हुआ। चांदी की पेटी चुनने वाला लालची साबित हुआ और जिसने लोहे की पेटी का चुनाव किया उससे पुरुषरी का विवाह होता है, जिससे उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी के बारे में ये पता लगा कि इसको जो है केवल पुरुषरी से प्रेम है, इसके राज्य का कोई लोभ नहीं है, इसकी संपत्ति का कोई लोभ नहीं है। तो ये तो हो गई राज परिवारों की बात कि राज परिवारों में जो है वैवाहिक संबंध तय करने के लिए किस तरीके के रीति रिवाज होते थे। आगे लेखक बताता है कि वैदिक काल में
हिंदू धर्म में सामान्य परिवारों में जीवन साथी का चुनाव किस प्रकार होता था और किसको ये अधिकार मिला हुआ था। वैदिक काल में बहुत सारे ग्रंथों में उल्लेख है कि सामान्य परिवारों में लड़के को ये अधिकार मिला हुआ था कि उसके लिए जो है वधू का चयन किया जाएगा। तो जब लड़के के लिए लड़की देखनी होती, वधू का चुनाव करना होता, तो लड़के का पिता ये जिम्मेदारी उठाता है। उस समय एक तरीके का लॉटरी सिस्टम चला हुआ था कि लड़के का पिता जो है वधू के घर जाएगा, उस लड़की को देखने जाएगा और वधू के घर जाते समय वो रास्ते में से कुछ ढेले मिट्टी के उठाकर लेकर जाएगा। वो ढेले अलग अलग जगहों के होते थे, जैसे कोई यज्ञ की वेदी से ढेला उठा लिया, कोई जो है खेत से ढेला उठा लिया, कोई ढेला गौशाला से उठा लिया, या कोई ढेला जो है शमशान से उठा लिया। तो मिट्टी के कुछ ढेले अलग अलग जगहों से उठा करके वर का पिता जो है वधू के घर लेकर जाता था और उन मिट्टी के ढेलों को जो है लड़की के सामने रख देता था। अब लड़की को उन सभी ढेलों में से एक ढेले का चुनाव करना होता था। लड़की जिस प्रकार के ढेले का चुनाव करती, उससे ये साबित होता कि लड़की को अगर हम चुनते हैं अपने बेटे के लिए, इसको वधू बना करके ले जाते हैं, तो ये जो संतान पैदा करेगी वो संतान कैसी होगी, इस बात का वो अनुमान लगाते थे। यानी अगर लड़की जो है यज्ञ वेदी का ढेला उठा लेगी तो उसका जो होने वाला पुत्र होगा वो पंडित होगा, विद्वान होगा। वर के पिता को मान लो चाहिए एक ऐसा पुत्र जो कि जमींदार बने बड़ा होकर के, तो वह ऐसी लड़की को पसंद नहीं करेगा जो यज्ञ की वेदी के ढेले को हाथ लगाएगी। तो ये इस तरीके से वधू का चुनाव करते थे। यानी यज्ञ की वेदी को जिसने हाथ लगाया वो विद्वान पुत्र को जन्म देगी, गौशाला की मिट्टी को जिसने हाथ लगाया उसका बेटा जो है बड़ा पशुपालक बनेगा, खेत की मिट्टी को जिसने हाथ लगाया वो बड़ा जमींदार बनेगा, और शमशान की मिट्टी को अगर किसी ने हाथ लगाया तो वो बहू ऐसी घर में आएगी कि घर में आते ही वो घर का जो है विनाश कर देगी, कुल का विनाश कर देगी। लेखक ने इसे अपनी व्यंग्य वाली भाषा में कहा है लॉटरी सिस्टम। लॉटरी का यही सिस्टम है कि हमने बहुत सारे नंबरों में से एक नंबर पर दाव लगाया और अगर वो दाव हमारा ठीक निकला तो हम बहुत सारे पैसे जीत जाते हैं, अन्यथा हमारे पैसे चले जाते हैं। तो लेखक जो है इसको लॉटरी सिस्टम कहता है। लॉटरी सिस्टम में लेखक ये भी कहता है कि अगर लॉटरी एक बार नहीं लगी तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि दोबारा हम अपना भाग्य आजमा सकते हैं। इसका ये मतलब है कि अगर लड़की ने किसी व्यक्ति के सामने, जो उसको देखने आया है उसके सामने अगर शमशान की मिट्टी को हाथ लगा दिया तो क्या उसका विवाह कभी नहीं होगा। तो लेखक ने इस बात पर टोन किया है कि ये एक लॉटरी सिस्टम है और ये जो है लगातार चलता रहता है। यदि एक बार शमशान की मिट्टी को हाथ लगा दिया तो अगली बार जो है अच्छी मिट्टी को वो हाथ लगा देगी और उसका जो है चुनाव हो जाएगा। पाठ के अंत में लेखक ये बताना चाहता है कि जब ढेले से जीवन साथी का चुनाव करते हैं तो वो कितना सही है। लेखक के अकॉर्डिंग बहुत गलत है। जिस व्यक्ति के साथ जीवन गुजारना है उसका चुनाव जो है ढेलों पर छोड़ देना कि कौन कैसे मिट्टी के ढेलों को हाथ लगा रहा है, उस हिसाब से उसकी आने वाली संतान को इमेजिन करना कि वो इन प्रकार के गुणों वाली होगी। लेखक कहता है ये बहुत बड़ी मूर्खता का काम है। लेकिन लेखक फिर भी इससे कुछ परसेंट सहमत हो जाता है। लेखक को लगता है कि ये लॉटरी सिस्टम कुछ हद तक तो ठीक है। मिट्टी के ढेलों को हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, हम अपने हाथों से उन ढेलों को छू पा रहे हैं, तो हो सकता है कुछ परसेंट उसमें ये गुंजाइश हो कि किसी को मिट्टी की परख है तो वो हो सकता है सही ढेले का चुनाव कर ले। इसके बाद आगे लेखक का जो मुख्य उद्देश्य है समाज को शिक्षित करना, इसके बारे में बताना, वो है ग्रह नक्षत्र। कि मिट्टी के ढेलों पर तो हम एक बार फिर भी विश्वास कर लें क्योंकि उनको हम देख सकते हैं, लेकिन ग्रह और नक्षत्र जो हमसे लाखों करोड़ों मील दूर हैं, लेखक प्रश्न करता है कि वो इतने मील दूर रहकर हमारे जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। यानी ये व्यंग्य है उन लोगों पर जो कुंडली में विश्वास रखते हैं, कुंडली मिलान में विश्वास रखते हैं और ग्रह और नक्षत्रों की चाल देख करके जीवन साथी का चुनाव करते हैं। पाठ के अंत में लेखक का संदेश है लोगों के लिए कि हमें अपनी आंखों पर, अपनी बुद्धि और विवेक पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हमें वर्तमान में कुछ मिल रहा है तो हमें वो ही स्वीकार कर लेना चाहिए। भविष्य में और अच्छे की उम्मीद में उसको भी हमें गवा नहीं देना चाहिए। जैसे आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, और आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से। इसके बाद निबंध का समापन है कबीरदास के एक दोहे से कि पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यानी अगर पत्थर को पूजने से, मूर्ति पूजा करने से ईश्वर मिल सकता है तो हमें पहाड़ की पूजा कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसी पहाड़ में से उस मूर्ति को बनाया गया है।
कवि कहता है आगे कि इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार, कि हमें प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। वो मूर्ति हमें कुछ नहीं दे रही, इससे तो चक्की भली है, उससे हम गेहूं का आटा बना करके पीस करके उससे अपना पेट भर सकते हैं। तो जैसे हम अपने दैनिक जीवन में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं, व्यवहारिकता का प्रयोग करते हैं, ठीक वैसा ही प्रयोग हमें जीवन साथी के चुनाव में करना चाहिए। चलिए जल्दी से इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी, जिसका जिक्र लेखक ने किया है। बड़ा आसान सा उत्तर है, वैदिक काल में हिंदुओं में लड़के के लिए वधू का चयन करते समय लड़के का पिता लड़की के घर जाता था। सिंपल भाषा में यानी लड़के का पिता लड़की देखने जाता था, तो वह अपने साथ विभिन्न मिट्टी के ढेले ले जाता था। वो मिट्टी के ढेले अलग अलग जगह से होते थे, जैसे यज्ञ वेदी, गौशाला, खेत अथवा शमशान आदि। अब लड़की जिस भी प्रकार की मिट्टी के ढेलों को हाथ लगाएगी, उसकी आने वाली संतान वैसी ही होगी। जैसे यज्ञ की मिट्टी को हाथ लगाया तो लड़की विद्वान पुत्र को जन्म देगी, खेत की मिट्टी को हाथ लगाया तो लड़की जमींदार को जन्म देगी, और गौशाला की मिट्टी को हाथ लगाया तो लड़की पशुपालक पुत्र को जन्म देगी। जिसने शमशान की मिट्टी का चयन किया है, वह वधू घर में आते ही कुल का नाश कर देगी। इस प्रकार लड़कियों का चुनाव होता था विवाह के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्लभ बंधु की पेटियों की कथा लिखिए। कहानी की शुरुआत में ही, निबंध के शुरुआत में ही दुर्लभ बंधुओं की पेटियों वाली कथा है। दुर्लभ बंधु एक नाटक है, अनुवादित नाटक है बेसिकली, जिसका अनुवाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। मूल नाटक जो है शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस है। दुर्लभ बंधु की नायिका पुरश्री का स्वयंवर होता है। प्रतियोगिता के लिए 3 पेटियां मंगाई जाती हैं। ये पेटियां सोने, चांदी और लोहे की बनी होती हैं। सोने की पेटी को चुनने वाला अकड़बाज, चांदी की पेटी को चुनने वाला लालची और लोहे की पेटी को छूने वाला नायक माना जाता है, और अंत में पुरश्री का विवाह उसी से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर छोड़ने के कौन से फल प्राप्त होते हैं। उत्तर देखते हैं, जीवन साथी का चुनाव यदि मिट्टी के ढेलों पर छोड़ दिया जाए तो हम बहुत अच्छे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हम अपने भविष्य का चुनाव लॉटरी के माध्यम से कर रहे हैं। ये एक प्रकार की लॉटरी है। लॉटरी में ज़रूरी नहीं कि हम जीत जाएं, हम बुरी तरह हार भी सकते हैं। इस तरीके से जीवन साथी का चुनाव पूरे जीवन को नष्ट भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं कि आंख बंद करके हमने जिसका चुनाव किया है वो उम्र भर हमारे साथ सामंजस्य बिठाकर रहेगा। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय है और लेखक के अनुसार हमें प्रैक्टिकली यानी व्यावहारिक रूप से सोचना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, मिट्टी के ढेलों के संदर्भ में कबीर की साखी की व्याख्या कीजिए। इस चैप्टर में एंड में कबीर की एक साखी दी गई है, तो उसका कनेक्शन बताना है कि इस चैप्टर से कैसे हम बिठा सकते हैं। वो साखी क्या है, पत्थर पूजे हरी मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। आंसर देखते हैं, लेखक का मानना है कि हमें अंधविश्वास की जगह प्रत्यक्ष प्रमाण को मानना चाहिए। कबीरदास के अनुसार यदि पत्थर की पूजा करने से ईश्वर मिल सकते हैं तो लोग पहाड़ को क्यों नहीं पूजते। पत्थर का सर्वोत्तम उपयोग तो चक्की हो सकता है, जिससे संसार अपना पेट भर सकता है। इसलिए व्यक्ति को जो है अंधविश्वास छोड़कर तार्किक रूप से सोचना चाहिए, यानी वैज्ञानिक रूप से सोचना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनसीईआरटी में 2 आपके व्याख्या के लिए छोटी छोटी पंक्तियां दी गई हैं, तो मैंने एक उठाई है, दूसरी भी बिल्कुल इसी तरीके की है, आप लिख सकते हैं। तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगी इसलिए इसको चुना मैंने। आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, आज का पैसा अच्छा है कल की मोहर से, आंखों देखा ढेला अच्छा ही होना चाहिए लाखों कोस के तेज पिंड से। आशय स्पष्ट कीजिए। आंसर देखते हैं, इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि वर्तमान में जिस चीज़ को हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं केवल वही सच्चाई है, हमें उसी पर विश्वास करना चाहिए। भविष्य के अंधविश्वासों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। धरती से लाखों कोस दूर ग्रह धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकते। यानी जैसा लाइनों में शुरू में बताया, आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से। मान लो कोई हमें आज कबूतर दे रहा है और हम उसको छोड़ दें कि कल वो हमें मोर दे देगा, तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि जो वो कह रहा है वो सही होगा। इसको हम बिल्कुल
सरल तरीके से समझें तो ये इस तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। यानी आज हमें जो मिल रहा है या वर्तमान में जो हमारे पास है, उसको हम अपनी मूर्खता से छोड़ दें और भविष्य में हमें कुछ ना मिले। तो ऐसी सिचुएशन में हमें अपने दिमाग से, अपने विवेक से सोचना है और अंधविश्वास के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि लाखों करोड़ों मील दूर जो ग्रह हैं वो धरती पर रहने वाले लोगों के जीवन को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। चलिए अभिव्यक्ति और माध्यम का एक क्वेश्चन करते हैं। आज की रिवीजन का आखिरी प्रश्न, कहानी या नाटक में कथानक की भूमिका बताइए। कल हमने कहानी की परिभाषा पढ़ी थी और कहानी के कुछ तत्व पढ़े थे। आज जो प्रश्न है वो उसी से जुड़ा हुआ है, कहानी अथवा नाटक में कथानक की भूमिका बताइए। कहानी एक अलग टॉपिक है आपका, नाटक एक अलग टॉपिक है, लेकिन कहानी और नाटक के कुछ तत्व जो हैं वो एक जैसे हैं, एक समान हैं। तो अगर कथानक पूछा जाए कहानी में और नाटक में तो दोनों का हम सेम आंसर लिख सकते हैं। आंसर देखते हैं। कथानक कहानी का छोटा रूप है। इसमें कहानी के सारे तत्व होते हैं, सभी पात्रों का परिचय होता है, सभी घटनाओं का परिचय भी होता है। एक छोटे से आइडिया को लेकर लेखक जो है पूरी कहानी या पूरे नाटक का निर्माण कर सकता है। लेखक को अपनी कहानी के लिए अगर एक भी विचार मिल जाता है तो वह उसी विचार के आसपास घटनाओं को बुनकर कहानी बना लेता है या नाटक बना लेता है। यानी लेखक को एक छोटा सा आइडिया मिल जाए कहीं से तो उसके आसपास वो घटनाओं को बुन लेता है, इमेजिन कर लेता है और इस प्रकार एक कहानी का या एक नाटक का निर्माण होता है। तो ये था हमारा डे 6 का रिवीजन। आई होप आपने चैप्टर एंजॉय किया होगा। बड़ा आसान सा चैप्टर था और अब साथ साथ रिवीजन भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो कल मिलते हैं अपने एक नए टॉपिक और अगले दिन की रिवीजन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।